everyone. Welcome to Knowledge Hub. Today we all discuss about contract, जो कि CA फाउंडेशन के सब्जेक्ट बिजनेस लॉ का पहला चैप्टर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पहला टॉपिक है. द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. कॉन्ट्रैक्ट जो है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, लॉ में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, जिसमें से कॉन्ट्रैक्ट को सेक्शन 2 सब सेक्शन H में डिफाइन किया गया है. आइए अब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं. कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ. कोई भी एग्रीमेंट जिसको लॉ के द्वारा इनफोर्सिएबिलिटी मिल जाए उससे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. अब इसको जानने के लिए हमें एक एग्रीमेंट जानना पड़ेगा. एग्रीमेंट क्या होता है? आइए एग्रीमेंट देखते हैं. एग्रीमेंट क्या होता है? द टर्म एग्रीमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन ई. एग्रीमेंट को भी सेक्शन 2 सब सेक्शन ई में डिफाइन किया गया है, जिसका मतलब एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. अब हमें एग्रीमेंट जानने के लिए प्रॉमिस जानना होगा. प्रॉमिस क्या होता है? तो आइए प्रॉमिस जानते हैं. प्रॉमिस क्या होता है? Promise. Offer when accepted it's become promise. In brief, when the person to whom the proposal is made signifies his assent on that proposal which is made to whom the proposal become accepted, then the accepted proposal become promise. जब भी कोई भी पर्सन को हम लोग ऑफर देते हैं और वो अपना विलिंगनेस दिखाकर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो जो एक्सेप्टेड प्रपोजल होता है वो प्रॉमिस बन जाता है. अगर किसी व्यक्ति ने प्रस्ताव रखा दूसरे के सामने और वह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो वह प्रॉमिस हो जाता है. An agreement to become a contract must give rise to legal obligation. किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए उसको लीगलिटी मिलना, लीगल ऑब्लिगेशन मिलना या फिर इन्फोर्सिबल होना बहुत ज़रूरी है. सो एग्रीमेंट क्या होता है? जो भी प्रपोजल होता है वो एक्सेप्ट हो जाता है तो एग्रीमेंट बन जाता है, और एग्रीमेंट को जब लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबिलिटी मिल जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. इसीलिए एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ. Now we will take an example and understand contract very well. A और यहाँ दो पर्सन है A और B. तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है. एग्जाम्पल, A जो है अपना कार सेल कर रहा है 2 लाख में. ये एक ऑफर हुआ. तो B जो है वो एग्री हो गया कि ठीक है, मैं आपका कार खरीदूंगा, परचेस करूंगा 2 लाख में. ठीक है, A ने ऑफर दिया, B ने एक्सेप्ट किया. देन यहाँ पे क्या हो गया? प्रपोजल प्रॉमिस हो गया. जैसे ही प्रॉमिस हो गया तो यहाँ पे इन लोग के बीच एग्रीमेंट बना, और उस एग्रीमेंट को अगर लीगल ऑब्लिगेशन मिल जाता है, लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल हो जाता है, तो देन वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. इसका मतलब यहाँ पे कंसिडरेशन का मतलब ये होता है कि जो A है जो यहाँ पे A है उसके पास राइट्स है कि उसको 2 लाख मिलेंगे तभी वो अपने कार को B को दे सकता है, और B के पास भी राइट्स है कि वो 2 लाख देगा तब अपनी कार को ले सकता है जब भी वो पे करे. लेकिन यहाँ पे A अंडर ऑब्लिगेशन में है कि जब वो अपने कार को सिर्फ B को ही सेल कर सकता है, अदर को सेल नहीं कर सकता है, और B भी ऑब्लिगेशन में है कि वो 2 लाख देगा तभी कार ले सकता है, नहीं तो नहीं ले सकता है. आइए इसको शॉर्ट में देखते हैं. प्रपोजल या ऑफर जब एक्सेप्ट होता है तो एग्रीमेंट बनता है, और एग्रीमेंट को जब लीगली इन्फोर्सिबिलिटी मिल जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट. अब हम लोग एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच के डिफरेंस को देखेंगे क्या होता है. आइए देखते हैं उसको. एग्रीमेंट बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, किस किस बेसिस पे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को. सबसे पहला बेसिस है मीनिंग. मीनिंग के बेसिस पे जो एग्रीमेंट होता है उसका डेफिनेशन होता है, उसका मीनिंग होता है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट.
वही कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है जब उस एग्रीमेंट को इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, देन वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब स्कोप के बेसिस पे जो एग्रीमेंट है वो वाइडर टर्म है, क्योंकि इसमें लीगल और सोशल दोनों इंक्लूड है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नैरो सेंस में है, क्योंकि जब भी एग्रीमेंट को लीगलिटी मिलता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कॉन्ट्रैक्ट सोशल नहीं हो सकता है, और जो एग्रीमेंट होता है लीगल सोशल दोनों हो सकता है, इसीलिए एग्रीमेंट जो होता है वाइडर टर्म होता है। अब लीगल ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्ट में नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन एंड एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट टू द पार्टी। अब दूसरा डिफरेंस का बेसिस है लीगल ऑब्लिगेशन। एग्रीमेंट इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन एंड एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट्स टू द पार्टी। जो एग्रीमेंट होता है वो लीगल ऑब्लिगेशन वहाँ होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है नेसेसरी क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज ग्रांट राइट्स टू एवरी पार्टी। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ लीगल ऑब्लिगेशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट बेसिस है नेचर। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, लेकिन जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो मस्ट बी एन एग्रीमेंट, क्योंकि जब भी एग्रीमेंट को लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबिलिटी मिलता है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। लेकिन सारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि एग्रीमेंट सोशल भी हो सकता है, लीगल भी हो सकता है। सो फर्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 1 ऑफ चैप्टर फर्स्ट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज फिनिश्ड। टॉपिक व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस लॉ, CA फाउंडेशन। I hope you understand. For any query regarding this video, please contact us at Gmail knowledgehub aa11@gmail.com। अब आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी संपर्क कर सकते हैं, नॉलेज हब, जो राइट साइड में उसकी ID अवेलेबल है। इंस्टाग्राम अकाउंट नॉलेज हब, W के बाद 0 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब नॉलेज हब।